1947 को क्या हुआ था, बहुत से आईआईटी के छात्र और बहुत से बहुत पढ़े लिखे देश विदेश के बच्चे, जब उन्होंने मुझसे ये सुना तो मेरे से बोले, बाबा जी क्या ये सच्ची बात है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ? नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ यही सच्ची बात है। बोले हमने जो सुना था वो क्या झूठ था? मैंने कहा झूठ था। माउंटबेटन और उस समय के जो प्रधानमंत्री जो भी थे उन्होंने एक समझौता कर लिया, और समझौते में क्या लिखा, उसके सारे वॉल्यूम जो यहां नहीं भी मिलते थे हमने ब्रिटेन से भी मंगवाए, उसमें यही लिखा हुआ है। मैं आपको 2 लाइनों में बता देता हूं, वो तो इतने बड़े हैं मेरे से भी नहीं पढ़े गए। मैंने राजीव भाई से कहा, मैंने कहा एक बार पढ़ तो लो। बोले बाबा जी फिर ये पढ़ूंगा तो फिर और काम नहीं कर सकता। इतना है वो वॉल्यूम उसके। उसमें ये लिखा है कि जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर राज करते थे वैसे ही हम हिंदुस्तान के ऊपर राज करेंगे, इसकी हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये इसको आजादी बोलते हैं? और इसको पता है? कितने लोगों को पता है? चलो मेरे से सुन लिया, उनको छोड़ दो। मेरे से या स्वर्गीय राजीव भाई से जिन्होंने नहीं सुना, इसके अलावा कितनों को पता था कि ये ऐसा हमारे साथ धोखा हो गया? सभी ऐसे ही है। बोले बाबा जी हमको तो पता ही नहीं था। तो इससे हानि क्या है? इससे हानि है जैसे वो करते थे वैसे ये कर रहे हैं। वो भी बजट बनाते थे, ये भी बजट बनाते। उन्होंने भी स्कूल कॉलेज बनाए थे, ये भी बना रहे। उन्होंने भी रेलवे की लाइन बिछाई थी, ये उन्होंने भी बिछाई है। उन्होंने भी सड़कें बनाई थी, इन्होंने भी बनाई है। उन्होंने भी ये लोक कल्याण के तो बहुत से काम किए थे, वो ये भी कर रहे हैं। तो नया क्या हुआ? उन्होंने भी फैक्ट्रियां चलाई थी। गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां थी ना उस समय, बहुत सी उनमें से बंद हो गई, कुछ उसी समय की बनी हुई, वो भी फैक्ट्रियां लगाते थे, वो भी ये भी लगा रहे। तो अंग्रेजों में इनमें अंतर क्या है? बस अंतर इतना ही है, वो बेगाने होकर के देश लूटते थे, ये अपने होकर के देश लूट रहे हैं, बाकी कोई अंतर नहीं। वो भी लुटेरे थे, ये भी लुटेरे हैं, और वो भी भारत माता के साथ धोखा और विश्वासघात करते थे, ये भी करते हैं। बस अंतर इतना ही है, उनको हमने जो है समझ लिया था कि ये देश के दुश्मन है, और हमने ये इनको एक और भ्रम हो गया, हमने ये समझ लिया कि ये देश के हितैषी है, ये देश के मित्र है, ये देश के रक्षक हैं, ये देश के शासक है। सच बात यह है कि देश के शासक नहीं, देश के शोषक, ये रक्षक नहीं, ये भक्षक, ये देश का विकास करने वाले नहीं, विनाश करने वाले। फिर बात संविधान की आती। इसमें मैं एक बात और कहूंगा, संविधान लागू हो गया हिंदुस्तान में, उसमें संशोधन हो गए, और भी जो आगे संशोधन होने की संभावनाएं होंगी देश के लोग मिलकर कर लेंगे। इस हिंदुस्तान में जो संविधान में लिखा है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कहीं संविधान में लिखा नहीं है। अब इसको अगली और बात सुनो। तो इस देश में एक संविधान संशोधन करके 1 लाइन जो है 1 लाइन का संशोधन कर देना चाहिए, 1 लाइन अमेंडमेंट। और क्या है? इस हिंदुस्तान में जो रूलिंग पार्टी कहेगी वही होगा, बस, बाकी कोई कानून नहीं चलेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं? यही हो रहा है ना? मतलब होना नहीं चाहिए लेकिन हो तो यही रहा है। जब कर यही रहे तो लिख भी दो, तो संविधान संशोधन कर दो कि क्या लिखा है कानून में, क्या लिखा है संविधान में। बताओ, संविधान में लिखा है कि ट्रांसफर करने के पैसे लगेंगे, बोलो। लेकिन पैसे लिए जाते हैं कि नहीं, बोलो। संविधान में लिखा है कि सड़क बनाने का बजट बनेगा 100 करोड़ का, लगेंगे 20 करोड़, 80 करोड़ जिम जाएंगे, ये संविधान में लिखा है, बोलो। रात को 12 बजे जो भी देश का काला धन मांगेंगे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेंगे, उनके ऊपर डंडियां बजेंगी, ये संविधान में लिखा है? कहां लिखा है? ये खाली रामलीला की बात नहीं है, ये तो रोज लीला होती है। किसको पकड़ना है और किसको अंदर डालना है, किसको छोड़ना है, ये कानून से कम होता है। कानून से पकड़े जाते होंगे 10% लोग, और सरकार के कहने पर कितने लोग पकड़े जाते हैं? 80-90 लोग। और थाने में आपको पकड़ लिया, थानेदार कहता है देख तूने जो अपराध किया है उसमें तो तेरे को अब मैं जमानत नहीं दे सकता, लेकिन नेताजी का फोन आता है, अब नेताजी को मना कर देता है, एमएलए फोन करता है, फिर एमपी फोन करता है, फिर ऊपर से पार्टी अध्यक्ष फोन करता है कि नहीं इसको तो छोड़ना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। बोले बात होती है कि नहीं होती? पुलिस कोई पकड़ के लेके जाए तो छुड़ाने के लिए कौन जाता है थाने में?
पहले तो गांव का प्रधान, और उससे ना बात बने तो जिला पंचायत अध्यक्ष, फिर उससे बात ना बने तो फिर एमएलए, फिर उससे बात ना बने तो एमपी, फिर एमपी से भी बात ना बने तो फिर मिनिस्टर, और मिनिस्टर से भी बात ना बने तो चीफ मिनिस्टर। तो जो इस देश में कानून का लिखा होता ही नहीं है, फिर ये बोल दो जो भी रूलिंग पार्टी कहेगी वो थाने में चलेगा। तो आज से थाने वालों के लिए नया कानून बना दिया। होता तो यही है, तो कर भी लो ऐसा ही। 10% ही कानून का पालन हो रहा है, 10% ही विकास में पैसा लग रहा है, 90% लूट मची हुई है। ये बात सही। तो इस देश में पुलिस में जो सीआरपीसी की जितनी भी, आईपीसी की जितनी भी धाराएं, ये भी कोई हमारी बनाई भी नहीं, अंग्रेजों की बनाई हुई है। एरिस पिनल कोड को ही आईपीसी बोलते हैं। ये 18वीं शताब्दी के बने हुए सारे कानून हैं। और ये किसके लिए बनाई थी सारी धाराएं? जो अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद करेगा, आवाज बुलंद करेगा, उसको अंदर डालने के लिए धाराएं बनाई गई कि कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाए उसी को पकड़ कर जेल में डाल दो। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हमारी तो सारी जन्मपत्री निकलवा ली गवर्नमेंट ने, एजेंसियों ने, मीडिया ने, सारी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सारी जन्म कुंडली निकलवा ली। ये बताओ, बाबा रामदेव ने जन्म से लेकर के आज हल्द्वानी में बैठा हूं, जहां कहते हैं हल्दू का पेड़ बहुत बड़ा था कभी, और नैना देवी की बहुत कृपा थी नैनीताल के ऊपर, इसलिए नैना देवी से नैनीताल हो गया। देवी के स्थान पर बैठा हूं और देवभूमि में बैठा हूं, जन्म से लेकर के आज यहां मेरी इस आध्यात्मिक जन्मभूमि तक। आज तक मैंने कोई पाप किया, किसी का बुरा किया? आज तक एक भी व्यक्ति पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में बता दे कि बाबा रामदेव ने उसका बुरा किया? एक सिंगल आदमी नहीं है। तो मेरे से देश के कुछ बहुत जिम्मेदार लोग मिले पिछले दिन, मेरे से बोले बाबा जी एक बात बताएं, बताओगे तो नहीं किसी को? मैंने कहा ऐसे तो कोशिश करूंगा ना बताऊं, लेकिन जो है उसमें कुछ थोड़ी बहुत जरूरत होगा उतना ही बताऊंगा। बोले कहते हैं कि ये बाबा जो है काबू में नहीं आ रहा। तो बोले आईबी और जो है दूसरे क्या होते हैं सीबीआई जितने भी हैं सबको बोल दिया गया कि भाई कुछ भी कर लो, कुछ भी ऐसी धारा पहरा लगा दो कि बाबा को कम से कम 5-10 साल के लिए जेल में डाल दो। मैंने कहा भाई जब मैंने कोई पाप नहीं किया, बोले जेल में डालने के लिए पाप की जरूरत थोड़ी है, शंकराचार्य जी ने कौन सा पाप किया था? अब बता, जयेंद्र सरस्वती जी बेचारे इतने सीधे भोले भाले, उनको पता भी नहीं कि मर्डर कैसे गोली चला के होता है, कि किसी को कैसे किसी को मारा जाता है। उन्होंने कभी चींटी भी नहीं मारी होगी, उनके प्रसाद में भी चींटियां चढ़ जाती होंगी, इतने सीधे साधे हैं। पतंजलि पीठ में आए, मैंने देखा इतने भोले भाले डब्बा ऐसे रख लेते प्रसाद वाला, जो भी आया उसको दे दिया। उन्होंने कभी हिंसा की वो सोच ही नहीं सकते, स्वप्न में भी। बोले इन्होंने मर्डर करवा दिया। मैंने कहा भाई मुझे जेल में कैसे डालेंगे? बोले कोई आदमी मरवा देंगे, कह देंगे दो आदमी खड़े कर देंगे, वो गवाही दे देंगे बाबा ने मरवाया। अब इस देश में रोज ही मरते। तो आप जितने भी यहां बैठे हो सबको उठा करके जेल में डाल सकते हैं अभी इसी वक्त। क्या धारा लगाएंगे? बोले देश में बगावत करने का षड्यंत्र कर रहे थे यहां बैठ करके। ये पुलिस वाले भी सुन रहे, हंस रहे, बोले बात तो ठीक कह रहा। हाँ, इसको क्या बोलते? बलवा। इसको बोलते राजद्रोह। बोले बाबा यहां कह रहा था 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ ही नहीं, ये राजद्रोह है। सच्ची बात कह रहा हूं, ये एकदम कानून की बात कह रहा हूं अब मैं, क्योंकि दरअसल मैं बन गया तो बनाया तो मुझे भगवान ने बाबा जी, लेकिन मैं कानून भी जानता हूं। नेता मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे नेतागिरी करनी नहीं, लेकिन उनका भी पहले गुरु था नेताओं का, राजगुरु। सुनो, आप हमको सबको जो जितनी भी मैंने अभी तक बातें कही हैं, इन्हीं को आधार बना करके राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके मुझे, और क्योंकि आप भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो,
इसलिए मुझ सहित आप सबको अभी उठा करके जेल में डाल सकते हैं। और इसके ऊपर पता है क्या है सजा? इसके ऊपर सजा है फांसी की। तो बोलो, फांसी लेने के लिए तैयार हो? इसको बोलते हैं षड्यंत्र। तो इस देश में यह आजादी है कि हम यदि देश में हकीकत बयां भी कर दें तो मैं रोज जो भाषा बोल रहा हूं ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है। और ये राजद्रोह का कानून क्या है? राजद्रोह का कानून क्या है? जो भी राज्य के खिलाफ, जो भी सरकार के खिलाफ बयान देता है वो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ये कब का बना हुआ कानून है? अंग्रेजों का बना हुआ। उस समय जो भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ बोलता था उसके ऊपर राजद्रोह लगा करके उसको जेल में डाल दिया जाता था, बाद में फांसी पर लटका दिया जाता था। वो कहते थे ये आतंकवादी है। अंग्रेजों की दृष्टि में सारे क्रांतिकारी आतंकवादी थे, इसलिए बाबा रामदेव भी आतंकवादी है। तुम नहीं मानते? लेकिन ये तो कहते हैं कि बाबा रामदेव लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, हमको पहले तो काले झंडे दिखाए, हमने काला धन मांगा। तो यहां उत्तराखंड में भी दिखाई कई जगह। मैंने कहा भाई काले झंडे नहीं, तुम मुझे काले कपड़े से लपेट दो, लेकिन काला धन तो दे दो। काले धन से हमें डर नहीं लगता। हमारी माँ काले कपड़े पहनती थी, और शायद हम जब पैदा हुए तब काले घाघरी पहन रखी होगी, तब हम नहीं रुके, हम पैदा हो गए। तो हाँ, माता ही बहनें पहले काली घाघरी पहनती थी, तो हम तो पैदा ही काले झंडों के बीच में हुए। इसलिए ये काले झंडे तो हमको जो पैदा होने से नहीं रोक पाए, तो पैदा होने के बाद कैसे रोकेंगे भाई? तो इसलिए ये तो कोई बात नहीं बनी। अच्छा, फिर हम अब बोले काली स्याही पोतेंगे। ऐसे मैंने कहा काली स्याही पोत दो। मैंने कहा पूरा पोत दो, तो पेंट करवा दो पूरा काला, लेकिन काला धन तो दे दो। गरीबों का हक दे दो, देश का हक दे दो। भाई बात उसकी नहीं है। तो मैं आपको बात कह रहा था, हमको कहा जाता है कि बाबा रामदेव लोकतंत्र के लिए खतरा है। अच्छा बताओ, मैंने कौन सा काम कर दिया भाई? मैं इतनी तो बात कहता हूं कि भाई सत्ता में ईमानदार लोग होने चाहिए। अच्छा, अगली बात सुन लो। एक पार्टी का नेता वो कहता है हमारी पार्टी में, आज मेरे से प्रश्न पूछा यही हल्द्वानी की पवित्र भूमि पर, कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। आप क्या कहते हैं? मैंने कहा इस कानून को पहले अपने ऊपर ही लागू कर ले। क्या ऐसे देश के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। अब जब वोट करने जाएंगे ना, लोग जरूर सोचेंगे, उनको जरूर एक बार बाबा रामदेव दिखाई देगा कि, और उनकी आत्मा से आवाज आएगी, पुकार उठेगी, बेईमान लोगों को मुझे वोट नहीं देना चाहिए। और उनकी आत्मा की भीतर की पुकार इस देश को एक सही दिशा में लेकर के जाएगी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कहेंगे बाबा जी लोग नोट दे देते हैं। मैंने कहा नोट ले लो, 100 नहीं, नोट दे दो 1000, 10,000, 20,000। उधर मैंने पूर्वांचल की तरफ गया, नॉर्थ ईस्ट में, वहां मेघालय में, सिक्किम में, वहां तो स्कॉर्पियो दे देते हैं एक एक फैमिली को। हाँ, नीचे तो वोट और दारू ही देते हैं। जैसे जैसे ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं तो, और मैंने कहा भाई स्कॉर्पियो ले लो, कोई देता है तो ले लो, नोट भी ले लो, दारू मत लेना, दारू लेने से तुम्हारी हानि है। नोट चाहे कितने ही ले लो, लेकिन वोट मत देना इनको। नोट भी ले लो, वोट मत देना। उनसे बोलो नहीं, अभी इससे 500 नहीं 1000 लाओ, कम से 2000 मांगो, 10,000 मांगो, नोट कितने मांग लो उनसे आप, नोट चाहे ले लो उनसे, लेकिन वोट नहीं देना। और यहां जितने बैठे हुए हो ना, इतने ही हरा दोगे 2-3 एमएलए तो। अरे एक एक के साथ 10-10 तो जुड़े होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी तो होंगे। मेरी तरह से कोई ब्रह्मचारी थोड़ी हो सारे के सारे, सन्यासी थोड़ी हो। तुम्हारे शादी विवाह में कितने लोग आते हैं बोलो? 100, 200, 500, 1000, ठीक है? अभी नई नई है, अभी नई नई हुई है। कितने आए थे भाई? 500, 1000 तो आते ही है। 500 तो 500 लोगों के वोट भी वहीं डलवाना जहां मैं कह रहा हूं।
तो भाई तुम्हारे एक एक के कहीं कहीं से संपर्क है, सबको बोलना, बोले भाई बेईमान लोगों को वोट मत देना, इनके पहले बड़ों ने देश को लूटा, इनके पुरखों ने देश को लूटा, ये देशभक्तों की संतान नहीं है। और इस देश को अपनी जागीर समझ रखा, इस देश को अपनी जागीर समझ रखा, इस देश पर राज करना वो कहते हैं ये तो हमारा खानदानी अधिकार है। अब सोचना चाहिए, ये बड़ी बात है। और बस अंतिम बात, अंतिम चरण में कुछ संकेत करता हुआ अपनी बात को पूरा करता हूं। इस देश में जो कुछ चल रहा है सब कुछ बदलने की जरूरत है। वो सारे कानून, वो सारे कायदे, वो सारे नियम, वो सारी व्यवस्थाएं, और जो सही है वो होना चाहिए। इस देश में सिस्टम ऐसा चलना चाहिए कि जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, धौंस नहीं दिखानी चाहिए, लोगों के को तानाशाही तरीके से डील नहीं करना चाहिए। हाँ? अब कोई भी काले धन की बात करता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, कहीं पर भी गलत काम हो रहे हैं, बोले ये काम ठीक करना है तो बोलो चुनाव लड़ लो। अरे मैंने कहा भाई यदि एक सीट से 500 लोगों ने, 1000 लोगों ने जिस दिन पर्चा भर दिया ना तो चुनाव आयोग फेल हो जाएगा। अभी कितने लोग चुनाव लड़ते हैं? 20-25 लोग। 20-25 लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए तो मशीनें भी आ जाती हैं। एक मशीन के ऊपर कितने होते हैं? 16। और यदि वहां पर 1000 लोग खड़े हो जाए तो कितनी मशीन लानी पड़ेगी? बोलो तो। है, मैंने यही सोचा कि अगली बार ऐसे ही करना पड़ेगा, एक एक है 16 हुए हैं। और यदि 2-4 हजार लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो चुनाव आयोग के पास इतनी मशीनें आएंगी, और फिर उतने लोगों की जितनी मशीनें, फिर एक एक जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको अनुमति होती है कि वो वहां अपना चेक कर सके कि ठीक तो हो रहा है कि वोटिंग नहीं। और उसके बाद में इतना बड़ा पंडाल बनाना पड़ेगा वहां वोटिंग करने के लिए, फिर कैसे होगा? तो ये सारा मामला गड़बड़ चल रहा है। कुछ भी बात करो, बोलो चुनाव लड़ लो, फिर तुम यहां अच्छे बताओ। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए किसको लगाया गया है? पुलिस को। लॉ एंड ऑर्डर लागू, देखो कानून बनाने का अधिकार है संसद और विधानसभाओं को, उस कानून को लागू कौन कराते हैं? पुलिस वाले। ठीक है, तो जितने कानून बने हुए हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं? पर्याप्त है। ठीक है, चलो उनमें जो संशोधन होना चाहिए वो एक बार करा लो। तो कानून लागू कराने के लिए क्या है? पुलिस। देश की सुरक्षा के लिए क्या है? आर्मी। पढ़ाने के लिए क्या है? टीचर। ठीक है, इलाज करने के लिए क्या है? डॉक्टर। और नक्शा बनाने के लिए और जो भी जितना निर्माण करने के लिए क्या है? इंजीनियर। रिसर्च करने के लिए क्या है? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग। और खेती करने के लिए क्या है? किसान। और उद्योग चलाने के लिए क्या है? व्यापारी, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट। और डिफरेंट सेवाएं देने के लिए सर्विसमैन। ठीक है, ये नेता क्या करते हैं? भाई सारा काम पुलिस कानून लागू करवाएगी, वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे, सैनिक देश की सुरक्षा करेंगे, डॉक्टर इलाज करेंगे, अध्यापक पढ़ाएंगे। ये बीच में नेताजी क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इनकी भूमिका बता दो। चलो ये खेती करते हैं, चलो मैं पूछता हूं, ये खेती करते हैं? कोई उद्योग चलाते हैं? कोई सेवा देते हैं? देश की सुरक्षा करते हैं? क्या सीमाओं की रक्षा करते हैं? कोई जुल्म से हमें बचाते हैं? किसी अपराध से हमें बचाते हैं? तो सुनो तो अगली बात यार, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसका नक्शा बनाते हैं? कोई पढ़ाते हैं? बोले बाबा जी ये जिस दिन स्कूल में चल गए बच्चे बिगड़ जाए, हम तो स्कूल में बच्चों को भेजने बंद कर देंगे। पढ़ाते हैं? इलाज करते? इलाज करते तो करते क्या है? तो मेरी तरह से योग करवाते? तो ये करते क्या है? मैं ऐसे ही सोच रहा था कल से, ये नेताओं की जरूरत क्या है हिंदुस्तान में? है? अच्छा बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ये लग रही है तुम्हें हंसी की बात, लेकिन बहुत गंभीर बात है। जब इनकी जरूरत ही नहीं है तो या तो थोड़े दिन इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दो,
फिर क्या होगा? फिर बोले अधिकारी मनमानी करने लग जाएंगे। ये अधिकारी आज भी तो कर रहे हैं। तो क्या आर्मी शासन लागू कर दे? बोले वो भी ठीक नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, वो भी ठीक नहीं होगा। फिर या तो ये सुधर जाएं, नहीं तो फिर ये सत्ताओं से उतर जाएं। यही है। तो ये सारा देश का काम सब लोग कर रहे हैं। अच्छा बताओ, इस देश में कोई सेना अध्यक्ष गलत काम करे, बर्दाश्त करोगे? क्यों बर्दाश्त नहीं करोगे? सेना अध्यक्ष गलत करे तो आप उसको सहन करोगे? क्यों? ये सेना गलत करे, इसको सहन करोगे? पुलिस गलत करे तो सहन करोगे? अध्यापक ना पढ़ाएं तो सहन करोगे? डॉक्टर इलाज ना करे हॉस्पिटलों में तो सहन करोगे? क्यों नहीं करोगे? बोले बाबा जी, इनको हम इसी बात का तो तनख्वाह देते हैं। ये तनख्वाह गवर्नमेंट नहीं देती है, ये तनख्वाह आपके और हमारे टैक्स के पैसे से दी जाती है। पुलिस को, आर्मी को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, सबको। तो ये इनसे तो आप पूरी अपेक्षा करते हो कि पुलिस वालों को ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर्स को ऐसा होना चाहिए, इंजीनियर्स को ऐसा होना चाहिए, साइंटिस्टों को रिसर्च करना चाहिए, ये सबको सब काम करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं सोचते कि नेताओं को क्या करना चाहिए? क्या इनके लिए कोई आचार संहिता नहीं है? इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और ये तो नौकरों के भी नौकर हैं। क्या आपको पता है कि एमपी कितना तनख्वाह पाता है? पिछले दिनों तो जब तनख्वाह बढ़ाएगी सारे हिंदुस्तान को पता लग गया। एक एमपी को महीने में 5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च होते हैं सरकार के। कितने? अरे जोर से तो बोलो। और 5 लाख तनख्वाह पाने के लिए कोई आदमी पढ़ाई करे तो उसको कितने साल लगते हैं? 25 साल पढ़ाई करने के लिए। कितने कम से कम? और 5 लाख का वेतन होगा, साल का 60 लाख रुपए का पैकेज। 60 लाख रुपए का पैकेज पाने के लिए कम से कम चाहिए 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस। और फिर काम कितने घंटा करना पड़ता है उसको? आप लोगों में से किसी को मिलता है 5 लाख रुपए? बोले बाबा इतने मिलते तो फिर तो हम भी कहीं होते। 5 लाख एक कंपनी के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको मिलता है, लेकिन उनको वैसा करने के लिए 18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे एमपी साहब कितना घंटा मेहनत करते हैं? इनको साल में कितने सत्र होते हैं संसद में? हमारे देश में पॉलिटिकल एजुकेशन लगभग 0 है। हमें पता है। बजट सत्र, फिर शीतकालीन सत्र, ठीक है, फिर एक वो मानसून सत्र, ये 3 तो मुख्य होते हैं। उनमें इनकी उपस्थिति देख लो, 50% तो उपस्थिति नहीं होती। जिस स्कूल में 50% अध्यापक और बच्चे ना आए उस स्कूल को चलाओगे? जिस थाने के अंदर 50% पुलिस वाले गैर हाजिर रहते हो, भाई पुलिस वालों बताओ वो थाना ठीक है क्या? बोले बाबा जी हमें क्यों फंसा रहे हो आपके साथ साथ? हमारे पुलिस वाले भी बोल रहे बाबा जी बात तो आप ठीक कह रहे हो। जिस थाने में 50% सिपाही ना आते हो इसका मतलब वो थाना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। फिर अगली बात सुन लो, उस संसद के अंदर कोई भी सांसद अपना मत अभिप्राय नहीं रख सकता। वहां जो पार्टी ने कह दिया वही करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? व्हिप। जो व्हिप जारी हो गया, तो इसमें देश में क्यों ये ड्रामा करते हो? हमारे 543 एमपी है, क्यों ये ड्रामा करते हो? अपने यहां कितने वो चुने जाते हैं विधायक? कहीं 50, कहीं 70, कहीं 100, कहीं 300 वो हैं, 400 वो हैं, एमएलए हैं। अरे ये सब ड्रामा बंद करो। क्यों इस देश को धोखे में रख रखा है? ये काहे का लोकतंत्र है? कह दो जो इस देश के अंदर ये कहेंगे वो होगा, वो कहेंगे वो होगा। ये सब देश की हालत देख करके दर्द होता है। ये आपने कभी सोचा था ऐसा? ऐसा ही हो रहा है। इस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन पद्धति है ही नहीं। पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है कहां? ये किस बात का लोकतंत्र है? ये तो जोकतंत्र है, ये तो लूटतंत्र है, ये तो भ्रष्टतंत्र है। आज हमें सोचना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, काहे का देश आजाद हुआ है। तो मैंने कहा एक तो संविधान में नया संशोधन कर दो, जो रूलिंग पार्टी कहेगी वो हिंदुस्तान में होगा। हिंदुस्तान में कोई कायदा कानून नहीं चलेगा, ये संविधान संशोधन। दूसरा, इस देश में सांसद जो कहेंगे, विधायक जो कहेंगे वो नहीं होगा।
जो उस रूलिंग पार्टी का एक जो मुखिया वो कहेगा वही हिंदुस्तान में होगा। यही है व्हिप जारी करने का मतलब क्या है? तुम सबकी जुबान बंद कर देते हो। ये वहां जो एमपी जाते हैं काजू बादाम खाने जाते हैं, हाँ इनको इतना देखो देश में महंगाई कितनी बढ़ रही हो, संसद की कैंटीन में मुर्गे खाने वालों को मुर्गे और दाल खाने वालों को दाल मखनी और उधर से बिरयानी, मटन बटन पतन, मुझे तो इसका ये नहीं पता ये मटन क्या होता है और बटन क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं इसको, जो भी नॉन वेज होता है। ये वहां पर ऐसे ही फ्री के भाव मिलता है सब। एक सत्र चलाने में कितना खर्च होता है वो यही तो सब पैसा है। खैर ये क्या चल रहा है हिंदुस्तान, कहां जा रहे हैं हम? इसलिए मैं कहता हूं अब एक संपूर्ण आजादी की आवश्यकता है। अभी ये देश आजाद हुआ ही नहीं है, आजादी के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ है और उस धोखे से इस देश को बाहर निकालना है, ये काम करने के। अब यह हकीकत मैंने आपके सामने बयां की है, तो करें क्या? तो अब भाई नया विकल्प का अभी वक्त नहीं आया है, इसलिए जो उपलब्ध में से जो कम बेईमान है उसको चुन लो। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। चुनाव में निष्कलंक व योग्य व्यक्तियों को वोट करके हमें लोकतंत्र को लूट तंत्र होने से बचाना है। चुनाव के समय हमें यह संदेश भी जन जन तक पहुंचाना है कि 400 लाख करोड़ का काला धन देश को मिलने से कैसे देश व देशवासियों की तकदीर ही बदल सकती है। जब तक काला धन देश को नहीं मिलेगा तब तक भारत गरीबी से मुक्त हो ही नहीं सकता। गरीबी हटाने व विकास के नाम पर कुछ पार्टियां 64 वर्षों से देश पर राज कर रही हैं, लेकिन हकीकत देश के सामने है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, सरकारी बजट का लगभग 90% धन बेईमान लोग बेखौफ लूटते रहेंगे। इसलिए देश व लोकतंत्र को बचाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए तथा गरीब मजदूर व किसानों को न्याय दिलाने के लिए, भारत को परम वैभवशाली विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना है। स्वामी जी के काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध व संस्कारवान व वैभवशाली राष्ट्र निर्माण के संकल्प को, जो हम सब करोड़ों भारतीयों का सपना है, इसे हमें संगठित होकर साकार करना है। स्वामी जी ने 20 वर्षों से अधिक समय से रात दिन मेहनत करके देशवासियों का स्वाभिमान जगाया है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में आह्वान किया है कि देश की लूट के गुनाहगार व जिम्मेदार एक भी व्यक्ति विधानसभा में चुनकर नहीं पहुंचना चाहिए। जिन्होंने देश को बेरहमी से लूट कर काला धन जमा किया है तथा जो पार्टियां काले धन को बचाने में तथा काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सताने व मिटाने में लगी है, उनको वोट देना ये देश के साथ धोखा, विश्वासघात व महापाप है। अब चुनाव के दौरान काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर श्रीमद दयानंद बाल सदन मोतीनगर, लखनऊ, मैनपुरी व राठ बुंदेलखंड में विशाल जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है तथा जहां बड़ी जनसभाओं की अनुमति नहीं मिली है, वहां पत्रकार वार्ता व कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन तय किया है। इन सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए आगे आइए और देश व देशवासियों के लिए संघर्ष कर रहे एक योगी, योद्धा, सन्यासी, राष्ट्र पुरुष के साथ खड़े होकर एक ऐतिहासिक भूमिका निभाइए। उनके पास कोई चेहरा है नहीं, पीछे से बैठ करके चोरों की तरह राज करते प्रदेश में भी दिखाने के लिए किसी का चेहरा, जिनका कोई चेहरा नहीं, जिनका कोई चरित्र नहीं, उनको वोट क्यों देंगे? कोई हमें बेवकूफ समझ रखा है? बोले बाबा जी पहाड़ के भोले भाले लोग हैं, ये ऐसे वोट दे देते हैं। मैंने कहा भोले भाले जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। अनपढ़ हो सकते हैं लेकिन नादान, नासमझ नहीं है। इतनी तो समझ आ गई है।
तो भाई पहले इन्होंने क्या किया, वो देश के सामने 400 लाख करोड़ रुपए पहले अंग्रेजों से लुटवाया, फिर 400 लाख करोड़ रुपए करीब अपने आप लूट गए, जिम गए, और अभी भी देश को ऐसे लूटा जा रहा है चारों तरफ से। अब तो एक ही समाधान है कि भाई ये कृष्ण नीति। मेरे से बोले बाबा फिर कोई नया विकल्प खड़ा क्यों नहीं कर देते? ठीक है, आपको चुनाव नहीं लड़ना, आपको कुछ नहीं बनना, हम सब इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि आपको कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं बनना है। अरे सबने देखा है, 3-3 राष्ट्रपति, 3-3 प्रधानमंत्री, 25-25 मुख्यमंत्री, जहां हमने कहा वहीं आए, और आज भी हम बुलाना चाहें तो आज भी आ सकते हैं, एक पार्टी के छोड़ करके। ये कोई उपलब्धि नहीं गिना रहा हूं अपनी, मैं एक बात कह रहा हूं। तो बोले बाबा नया कर दो कुछ। मैंने कहा अभी ऐसा करो, कृष्ण नीति अपनाओ। अच्छा बताओ, कौरव पांडवों के युद्ध में भगवान कृष्ण किसके साथ खड़े हुए थे? बोलो, पांडवों के। धर्मराज्य स्थापित करना था ना भगवान कृष्ण को, तो किसको आगे किया? बोले तो युधिष्ठिर को। ठीक है, और युधिष्ठिर ने क्या किया था? जुआ खेला था, और जुआ खेल के क्या किया था? अपना राज्य हार गया था, और जुआ खेल के अपनी पत्नी को हार गया था। तो जो जुआ में अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे, अपने राज्य को दांव पर लगा दे, वो धर्मराज्य है? तो उसको समर्थन करना चाहिए था भगवान कृष्ण को। अब मौन हो गए। आप बोलेंगे बाबा जी वो दूसरे तो कंस, जरासंध इतने दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी हो गए थे, उनको हराने के लिए किसी को तो सामने करना ही पड़ता है? इसलिए भाई अब कौरवों के साथ नहीं, अब एक बार पांडवों के साथ में खड़े हो जाओ, बाकी आगे देख लेंगे फिर। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। एक मैया यहां आ गई, इधर ही बैठी है, पता नहीं कहां। बोले बाबा जब तक ये नहीं बताओगे ना वोट किसे देना है, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मैया थोड़ा तसल्ली रख, सबको ही बता दूंगा, तुझे ही नहीं पूरे 5 प्रदेशों को और पूरे देश को बता दूंगा। तो भाई अब बोले बाबा जी जब तक आप ध्यान भजन कराते हो, प्राणायाम सत्संग कराते हो, तब तो बड़ा मजा आता है, लेकिन आप संघर्ष में फेंक देते हो फिर। अरे भाई भगवान राम ने संघर्ष किए, भगवान कृष्ण ने संघर्ष किए। भाई जो रामकृष्ण की औलादे हैं, रामकृष्ण की संतानें हैं, उनको तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने संघर्ष किया, तुम्हारे भगवान ने संघर्ष किया, तो उनकी औलादों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? भाई जो धार्मिक लोग हैं ना, जो सच्चे लोग हैं ना, उनकी एक ही तकलीफ है, वो संघर्ष नहीं करना चाहते। बोले बाबा जी बस हमसे आप काम कितना ही करा लो, खेती करा लो, उद्योग लगवा लो, वर्क करा लो, सेवा करा लो, सब काम कर लो, ये जो है ना ये राजनीति नहीं होती है। मैं कहां कर रहा हूं राजनीति करो, लेकिन भाई इस देश को बचाने के लिए तुम्हारे पुरखों ने भी काम किया है। यदि भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हो, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल को अपना आदर्श मानते हो, यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हो, यदि भगवान राम और कृष्ण और हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हो, तो हनुमान जी का क्या बिगाड़ा था रावण ने, बताइए जरा? वनवास हुआ राम जी को, सीता हुई बावली हो के साथ साथ चल दी। भाई सीता जी को वनवास थोड़ी हुआ था, वनवास किसको हुआ था? राम जी को। तो ये हमारे देश की संस्कृति थी, सीता साथ में चलेगी चलो। लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भाई जा रहे हैं तो मैं कैसे रह सकता हूं। भरत ने कहा मैं भी नहीं रहूंगा, फिर उसको भी वापस भेज दिया, वो भी झोपड़े में रहा। एक तरह से पूरे परिवार ने ही वनवास ले लिया, चलो ठीक है। अच्छा जो भी बातें हुई, कैकेयी की हुई, मंथरा की हुई, या जो इधर भरत में संवाद हुआ, लक्ष्मण में, राम में और दशरथ जी में जो भी हुआ, इसका हनुमान जी से क्या लेने देना? ये पैदा हुए इधर अयोध्या में और वो पैदा हुए इधर किष्किंधा कर्नाटक में। तो भाई अब हनुमान चालीसा तो बहुत दिन हो गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। और संजीवनी बूटी कहां लेने आए? या हिमालय में। अब बताओ पंगे हैं कि नहीं? अपना ब्याह करा है नहीं, माता सीता कहां है? इसको बोलते पंगा। तो जब हनुमान जी ने पंगा लिया तो बोलो तुम्हें पंगा लेना चाहिए कि नहीं? जब राम जी ने पंगा लिया तो तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं? जब कृष्ण जी ने पंगा लिया तो तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं? जब भगवान से लेकर के और आगे तक देखो,
गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, विश्वामित्र जी ने कहा सारी सृष्टि को मुझे असुरों से रहित करना है। परशुराम ने कहा सारी सृष्टि को मुझे इन राक्षसों से रहित करना है। जब यही उद्घोष महर्षि दयानंद करते हैं, यही उद्घोष स्वामी विवेकानंद करते हैं, यही उद्घोष श्री अरविंद करते हैं कि पापियों का राज नहीं होना चाहिए। और वेद का मंत्र कहता है, हमारी संस्कृति में हम किसको प्रमाण मानते हैं? बोलो, वेद में क्या कहा? मेरे साथ बोलो, मां वह स्तेना ईशता। इसका अर्थ क्या है? मां माने नहीं, वह माने हम न, मां वह स्तेना, मां वह, मां माने नहीं, मां वह माने हम पर, स्तेन माने चोर, ईशता माने राज करे। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? चोर हम पर राज्य, ये वेद का आदेश है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? जन्म का उद्देश्य क्या है? सब मेरे साथ बोलो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में जन्म का, क्यों गीता को मानते हो कि नहीं? वेद को मानते हो ना? गीता को मानते हो ना? गीता में क्या लिखा? जन्म का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए। या तो साधु तुम्हारी रक्षा में लगा, और तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ है? साधुओं की, सज्जनों की, परित्राणाय साधूनाम, साधु का अर्थ यहां सज्जन है, सज्जनों की रक्षा के लिए। और विनाशाय च, दुष्ट लोगों के, जाकर के किसी पर पत्थर मत मार देना, वैसे वोट की मारी बहुत है। विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए। संभवामि युगे के, बार बार तेरा जन्म होगा, ठीक है। और क्या करेगा फिर? परित्राणाय साधूनाम विनाश, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब तुझे मैं धरती पर जन्म दूंगा। तो इससे ज्यादा और कोई बड़ा कलयुग आएगा क्या? अब तो घोर कलयुग चल रहा है भाई, इसलिए तेरा जन्म इस काम के लिए हुआ है। तो बोलो, धर्म का साथ दोगे? देश का साथ दोगे? और बाबा का? सबने, मैं देख तो लो कितने साथ देने वाले बैठे हैं, कोई दूसरे वाले तो नहीं आए हुए यार। पुलिस वाले भी बोले बाबा जी सिविल ड्रेस में आपके साथ आ जाएंगे, अभी ड्रेस में। सभी लोगों के दिल की यही तमन्ना है भाई बहनों, कि इस देश को बचाना। हमारा देश कमजोर, हमारा देश गरीब, इसको गरीब बनाया गया है, इसको कमजोर। यहां महंगाई है नहीं, महंगाई पैदा की गई है। तो भाई बहनों, पहाड़ के लोग ना सीधे साधे जरूर हैं, लेकिन क्रांतिकारी बहुत है। सबसे ज्यादा फौज में कहां के लोग हैं? मिलिट्री में। सब एक एक गांव से, कोई गांव ऐसा नहीं जहां के लोग फौज में ना, फौज में भी रहते हैं और मौज में भी रहते हैं। भाई बहनों, अब बड़ा सोचना है, और 30 तारीख को जो मैंने बातें कही हैं इनको याद रखना है। मेरे से बोले बाबा ये जो सर्वे कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा इस सर्वे में अपने दिल की बात थोड़ी बताता है। अब आपसे सर्वे कोई करे कि आप बताओ आप कितने लोगों से प्यार करते हो, आप अपनी पत्नी के अलावा किसी से प्यार करते हो? तो सर्वे में आप यही बोलोगे मैं किसी से प्यार नहीं करता। इसके क्योंकि सर्वे वाले की खबर पत्नी को लग गई तो घर से बाहर निकाल दिया। तो सर्वे में आदमी कभी भी सच तो ये जितने भी सर्वे हो रहे हैं बस ये सर्वे ही है, ये सर्वे ऐसे ही है। इनमें इन पर इनका मुश्किल से 50, ये तो आपस में भी बैठ करके लोग पहले सोचा ही करते थे, बोलो भाई क्या होगा, अंदाजा लगा। तो ये सब अनुमान विद्या है, इसका कोई सत्य से बहुत ज्यादा लेना देना। इसलिए सर्वे कुछ भी हो, 30 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब इस देश का जो आक्रोश है वो वोट में तब्दील होगा और उससे इस राजनीति का खोट दूर होगा। तो यहां बड़े बड़े
तो आए हुए हैं, कुछ बच्चे भी बड़े खुश होकर के आए हुए हैं। यहां जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उन्होंने क्या सीखा बाबा से? क्या सीखा बेटा आपने? खड़े हो, आप भी बताओ, क्या नाम बेटा आपका? स्वाति मेहरा। स्वाति, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। उधर देख, हाँ 11 में पढ़ती है। क्या समझा बेटा? मेरे से 1 घंटा सुना आपने कि हमारा देश अभी तक आजाद नहीं हुआ है। ये सरकार हमसे अंग्रेजी शिक्षा अभी तक हमारे देश में चल रही है, जो अभी तक गलत है। हम भारत के हैं तो फिर हमें स्वदेशी भारत भाषा में शिक्षा होनी चाहिए हमारी, जो अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। आजकल हमें नौकरियां भी, एक बच्चा पूरा पढ़ाई कर लेता है लेकिन फिर भी वो बेरोजगार रहता है। ये बहुत कुछ कह, देखो इन बच्चों ने समझा है कि आज हम ऐसे कहने को थोड़ा आजाद कह दिया गया, लेकिन भाषा की दृष्टि से गुलाम है हम। इन नेताओं के पहले अंग्रेजों के गुलाम था, जिनके गुलाम ये जो कहते हैं वही हो गया। और शिक्षा में, चिकित्सा में, भाषा में, भूषा में, भेषज में, भोजन में, सब जगह गुलाम हो गए। तो आपका क्या सपना बेटा? आप क्या करोगे इस हिंदुस्तान को पूरी आजादी दिलाने के लिए? मैं बड़े होके एक प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ इंडिया की। अच्छी बात है। पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए, देश को बहुत अमीर बनाने के लिए, अमेरिका से भी बहुत बड़ा। मुझे देश चलाने को मिला तो मैं देश को लूटने के लिए देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मैं अच्छी बनूंगी। इतना बड़ा सपना तो इसने देखा। आशीर्वाद इस बेटी को, खुश रहो बेटा। हाँ? क्या नाम बेटा आपका? रिया। हाँ? अपनी धरती को बचाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। ये रिया छोटी सी गुड़िया, आपकी मम्मी लेके आए कि आपके पिताजी लेके आए? आपके पापा कहाँ है? पापा घर में है। और मम्मी? मम्मी भी। अरे तो आप किसके साथ आई? ताई जी के साथ। ताई जी के साथ आई। बहुत अच्छी बेटी है। मुझे बाबा जी के पास जाना है, बच्चों को चाव रहता है। बहुत आशीर्वाद। बाबा जी, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी है और मैं यहीं पे पास में HN स्कूल से और 12वीं का छात्र हूँ। मैं आपसे तो वैसे आपके कार्यक्रमों में देखता रहता हूँ और आपसे हर समय, हर क्षण आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन आज मेरे आपसे कुछ सवाल हैं और जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आज जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो हमारा एक तो है कि भाषा, क्योंकि अभी 12th, अभी हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो ठीक है कि हम हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही किसी भी सेक्टर में हम जाते हैं, BSc या इंजीनियरिंग, कोई भी सेक्टर, BSc, MSc, MBA, BCA, BTech, MTech, कुछ भी करो, CA करो, तो लेकिन वहाँ इंग्लिश लागू क्यों हो जाती है? क्या आज भी अंग्रेजों का उतना ही प्रभुत्व है? जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि अभी भी हम पूरी तरह आजाद नहीं है, तो हाँ, मैं आपकी इस बात से पूर्ण तरह सहमत हूँ। और दूसरा मेरा सवाल है आरक्षण पर। आरक्षण शायद जब नीति चली होगी तो तब मैं आरक्षण, जो लोग इसका फायदा उठाते हैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो आरक्षण है मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। क्योंकि एक जो सामान्य स्तर का बच्चा है, जो जिसको आरक्षण प्राप्त नहीं है, वो गरीब है और वो स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करता है, और लेकिन एक जो बच्चा है जो आरक्षण प्राप्त है लेकिन उसकी घर की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी स्कॉलरशिप प्राप्त करता है, ये कहाँ का न्याय है? नाम क्या है बेटा आपका? सर चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर। इसके पहले तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई इस लड़की के लिए। छोटी सी उम्र है। एक बात बेटा, और सबकी जानकारी के लिए भी कह रहा हूं, देखो, क्या ब्रिटेन में टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या जापान में नहीं है? क्या जर्मनी में नहीं है? क्या अमेरिका, सब जगह है ना? जापान में भी है, चीन में भी है। जापान के लोग क्या पढ़ते हैं? जैपनीज। जर्मन के लोग जर्मन, और इटली के लोग इटालियन, फ्रांस के लोग फ्रेंच, चीन के लोग चाइनीज। वो हमसे 3 गुना आगे, हमारे साथ आजाद हुए थे। और रूस के लोग रशियन। और अंग्रेज का जो बच्चा पैदा होता है वो 5वीं क्लास में नहीं, वो पहली क्लास में अंग्रेजी बोलता है। जब कोई भी मुल्क, कोई भी आजाद देश अपने नागरिकों को विदेशी भाषा में नहीं पढ़ाता, फिर ये हिंदुस्तान में क्यों चल रही? हिंदुस्तान में अंग्रेजी कुछ अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में अंग्रेजी कुछ नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। ये सोचते हैं कि बस हमारे ही बच्चे इस देश में आगे बढ़े, बाकी हिंदुस्तान आगे ना बढ़े, इसलिए अंग्रेजी लागू कर दी गई।
तो इस देश के आम आदमी को न्याय तभी मिलेगा, उसको अपना अधिकार मिलेगा। और आरक्षण की बात पर बेटे ने जो बात कही वो बहुत गहरी है। 400 लाख करोड़ रुपए काला धन मिल जाएगा ना, तो इतने स्कूल कॉलेज बना देंगे कि विदेशी भी आकर के पढ़नेंगे, अपने बड़ों को तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वर्तमान में जो उपलब्ध है ना, उस पर झगड़ा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा जब तक काला धन नहीं आएगा तब तक सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कुछ का तो कर सकते हैं हम तुरंत, और काला धन भी चाहे तो एक दिन में ला सकते हैं, उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाबा जी 2 सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा काले धन के बारे में। काले धन के बारे में हम सरकार को इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? क्या हम खुद काला धन वापस नहीं ला सकते हैं भारतीय जनता? दरअसल बेटा क्या होता है, जो विदेशों में जो पैसा जमा है, फिर वही कानून की बात आती है। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं उसमें आप और हम मांग भी नहीं सकते, आपको हमको कोई देगा भी नहीं। इसलिए केंद्र सरकार यदि मांगे तो तुरंत मिल जाएगा। तो ये यहां बात ये इसलिए कहा जाता है कानून का शासन है, तो विदेश लोग तो कानून को ही मानते हैं, हिंदुस्तान में तो धींगा मस्ती कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। तो इसलिए केंद्र में एक ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जो इस काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके और एक दिन में ऐसे ला सकती है। तो इसलिए ये बड़ा काम करने के लिए थोड़ा बेटा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरे को देते हैं। ये एक सवाल आपसे और है। हर कोई जानता है अजमल कसाब मुंबई के जो ताज होटल में, ओबरॉय होटल में इतना बड़ा हमला हुआ, उसको पुलिस ने, जो मुंबई की पुलिस थी साहब, मतलब एकदम अपराधी है वो, लेकिन उसके बाद भी उसको रखा हुआ है। और इतने, और अभी हाल ही में सुरक्षा पर बेटा कम से कम 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मतलब उसकी सुविधा ऐसी है कि वीआईपी आदमी की भी वैसी नहीं होती है। और अभी हाल ही में सुना कि कालमार्डी, और वैसे तो भारत में सभी नेता राजा राजा वो सभी राजा ही होते हैं यहाँ सारे नेता, लेकिन अभी कालमार्डी को भी छोड़ दिया गया है। और जैसे कि अजमल कसाब के बारे में कि जेल में उसके इतने मजे हो रहे हैं, तो क्या इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से है कि देखो बच्चे हिंदुस्तान के जाग गए हैं, तो हिंदुस्तान अब सुरक्षित रहेगा जरूर है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम निशांत है। बाबा जी मैं कुछ आपसे वो चाहता हूँ कि आप हमारी मदद कीजिए कि मतलब जो भी स्कूल है हल्द्वानी में, वहाँ पर मैं सब बड़े बड़े उनसे मतलब डीएम और उन लोगों से आके मतलब अपना सिफारिश लगवा के हमारे स्कूल में आ जाते हैं। ना तो टेस्ट में किसी बैठने लायक है ना कुछ करने लायक है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ पढ़ते हैं और हम पे रौब जमाते हैं। मतलब जो पढ़ाकू वाला बच्चा है उसको भी बिगाड़ते हैं। ये तो बात कही है ना बेटे ने, कानून तो बना दिया कि टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, होशियार बच्चों को लिया जाएगा। और वहां जो नेताजी सिफारिश करके जिन बच्चों को भेज देते हैं वो ना इनको पढ़ने देते हैं, स्कूल का माहौल खराब करते हैं, इनके ऊपर धौंस जमाते हैं। तो मैंने यही बोला कि जो इस देश में कानून का में जो लिखा वो नहीं होता, जो नेताजी कहते हैं वही होता। तो यही गड़बड़ ये स्कूल वाले भी झेल रहे हैं। और बाबा जी एक सवाल और है, जो विकीलीक्स है उसने सारे उसकी लिस्ट निकाल रखी है बाबा जी, मैंने भी वो निकाल के अपने स्कूल में दिखाई थी। तो आप उसको लेके मतलब उसको सबूत लेके आप इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते हैं? अब दरअसल क्या है इन चीजों की ना, ये फिर ये कहते हैं इसकी प्रामाणिकता क्या है। प्रामाणिकता तो पूरे हिंदुस्तान को पता है। इसलिए एक बार बेटा जब तक एक बार इनको मुबारकबाद नहीं मिलेगा ना बाबा जी, ये तो सब जानते हैं कि जो एक बार बेटा इन सबको साफ करना पड़ेगा, तभी देश को इंसाफ मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। क्या नाम बेटा आपका? बाबा जी निशांत। निशांत, जोरदार तालियां इसके लिए भी। बाबा जी बड़े होशियार हैं दुनिया के। बाबा जी आज मैंने ये सीखा कि हमें भ्रष्टाचारी को मिटाना चाहिए और अपने देश को बचाना चाहिए। पक्का है एकदम। तो मेरा साथ देगा? हाँ। पक्का? हाँ। नाम क्या है आपका? अमन। अमन? अमन इस देश में अमन लाना चाहता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th में पढ़ता है। इसने समझ लिया कि अब मुझे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है। जोरदार तालियां इसके लिए भी। प्रणाम बाबा जी, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। 1 में ही पढ़ती हूँ? ओह, क्या नाम है? चेतना। चेतना, तो क्या चेतना आई आप में बता? बोलो बोलो। इतनी उम्र में तो हमको बोलना भी नहीं आता था, इन बच्चों को जुबान तो आ गई है, कम से कम बोलने तो लगे। बाबा जी मुझे आपसे योगा सीखना है और मुझे आपको टीवी में देखना बहुत अच्छा लगता है। पहले ये बच्चे ना टीवी पर देखते थे एक्टर एक्ट्रेस को, एक्टिंग करने वालों को। अब ये योग करना देखते हैं। कपालभाति करेगी ना? अच्छा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा वो ऐसे कर दे, छोड़। हाँ हाँ, ये तो अच्छा कर दे, कर
हाँ, ये तो एक ही बार में सीख गई, होशियार है। और फिर एक इससे तो पेट अच्छा होगा। श्वास भर लंबा, हाँ, इससे फेफड़े मजबूत होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन पूरा मिलेगा, दिमाग तेज होगा, ठीक है। 2 योग तो आज सिखा दिया, बाकी फिर टीवी पर सीख लेना, हाँ, ठीक है। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम मुकेश मंडराल है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने हमें बताया कि आज ये जो नेता लोग इतना धन चुनाव प्रचार में बांटते हैं, दारू, खुलेआम दारू और खुलेआम धन का बंटवारा होता है, तो क्यों देश सेवा के लिए नहीं बांटते, जबकि कुछ ज्यादा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो आपने हमें जागरूक किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों से ये विनती करता हूं कि हमें सही प्रत्याशियों को चुनना होगा, जिनके पास धन नहीं होता, जो इतना धन लुटा नहीं सकते, तो उन्हें हमें आगे जिताना होगा। धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपका? मुकेश मंडराल। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? बाबा जी मैंने BSc किया है और ME इकोनॉमिक्स से करता हूँ। बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश। धन्यवाद। अब अर्थशास्त्र की पढ़ाई पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन करके देश में अनर्थ हो रहा है, उसको भी सुन रहा है। हमें अपना वोट सोच समझ के देना चाहिए, मैंने आपसे ये सीखा है बाबा जी। और अगर अच्छे लोग आएंगे तो वो हमारा भला करेंगे। अगर हमारी शिक्षा हमारी अपनी भाषा में होती तो हमारा देश अभी अमेरिका से आगे होता। बहुत अच्छा। एक छोटी सी बात नहीं करते, हमने रामलीला मैदान में यही कहा था, भाई अंग्रेजी के बराबर तो कर दो। हम अपने घर में भी अपनी माँ से क्या सोतेला व्यवहार करते कि दूसरे की माँ आए तो मम्मा मम्मा और अपने वाले को हट। तो हमने अपनी मातृभाषा के साथ भी सोतेला व्यवहार कर रखा अपने देश में। खैर बहुत मुद्दे हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीष हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इतने व्यस्त समय में यहाँ वक्त निकाल करके आए, आप सब ने इतनी श्रद्धा से, हृदय से, पूरे विश्वास से इस मिशन का साथ दिया और आगे एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और इस भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हमें बनाना है। हमारा भारत देश कमजोर किसी भी तरह से नहीं है, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी। बोले भारत माता की वंदे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। चुनाव में निष्कलंक व योग्य व्यक्तियों को वोट करके हमें लोकतंत्र को लूट तंत्र होने से बचाना है। चुनाव के समय हमें यह संदेश भी जन जन तक पहुंचाना है कि 400 लाख करोड़ का काला धन देश को मिलने से कैसे देश व देशवासियों की तकदीर ही बदल सकती है। जब तक काला धन देश को नहीं मिलेगा तब तक भारत गरीबी से मुक्त हो ही नहीं सकता। गरीबी हटाने व विकास के नाम पर कुछ पार्टियां 64 वर्षों से देश पर राज कर रही हैं, लेकिन हकीकत देश के सामने है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, सरकारी बजट का लगभग 90% धन बेईमान लोग बेखौफ लूटते रहेंगे। इसलिए देश व लोकतंत्र को बचाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए तथा गरीब मजदूर व किसानों को न्याय दिलाने के लिए, भारत को परम वैभवशाली विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना है। स्वामी जी के काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध व संस्कारवान व वैभवशाली राष्ट्र निर्माण के संकल्प को, जो हम सब करोड़ों भारतीयों का सपना है, इसे हमें संगठित होकर साकार करना है। स्वामी जी ने 20 वर्षों से अधिक समय से रात दिन मेहनत करके देशवासियों का स्वाभिमान जगाया है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में आह्वान किया है कि देश की लूट के गुनाहगार व जिम्मेदार एक भी व्यक्ति विधानसभा में चुनकर नहीं पहुंचना चाहिए। जिन्होंने देश को बेरहमी से लूट लूट कर काला धन जमा किया है तथा जो पार्टियां काले धन को बचाने में तथा काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सताने व मिटाने में लगी है, उनको वोट देना ये देश के साथ धोखा, विश्वासघात
वह महापाप है। अब चुनाव के दौरान काला धन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर श्रीमद दयानंद बाल सदन मोतीनगर, लखनऊ, मैनपुरी व राठ बुंदेलखंड में विशाल जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है तथा जहां बड़ी जनसभाओं की अनुमति नहीं मिली है, वहां पत्रकार वार्ता व कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन तय किया है। इन सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए आगे आइए और देश व देशवासियों के लिए संघर्ष कर रहे एक योगी, योद्धा, सन्यासी, राष्ट्र पुरुष के साथ खड़े होकर एक ऐतिहासिक भूमिका निभाइए। एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दिल्ली के मावलंकर हॉल में फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड ब्लैक मनी विषय पर 4 फरवरी दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है। काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्र में नव जागरण करने वाले राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में श्री KN गोविंदाचार्य, श्री S गुरुमूर्ति, श्री अजित डोवाल और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक आदि प्रामाणिक गणमान्य अतिथि भी अपने विचार रखेंगे। आप सभी को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी विचार, सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित करने के लिए देश भर में वर्ष 2012 में हमारी 1 लाख स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना की योजना है। 3 से 5 हजार की आबादी वाले बड़े गांव व छोटे कस्बों में जो भी व्यक्ति स्वदेशी केंद्र खोलना चाहते हैं तथा जो देशभक्त, निष्ठावान, कर्मठ युवक कार्यकर्ता जो आर्थिक विषयों में कम से कम स्नातक हैं, वे स्वदेशी प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वे अधिक जानकारी हेतु पतंजलि योग पीठ में संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 01334 240 008 248 999 246 737 244 107 और 248888। फैक्स 01334 244 805 और 240664। वेब www.patanjaliayurved.org। ईमेल swadeshi@patanjaliayurved.org। पतंजलि स्वदेशी केंद्र हेतु मुख्य जानकारियां।